नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हाल में हुए एयर इंडिया ड्रीम लाइनर हादसे पर। हमारे पास जो भी जानकारी है और शुरुआती जांच है और इसका क्या असर हुआ है उस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि अब तक क्या पता चला है, क्या हुआ है असल में। और ये बात अहम इसलिए भी है, जैसा आपने कहा, कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की 16 साल की सर्विस में ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें जाने गई हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा घटना पर वापस आते हैं। ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वो शहर के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिर गई जी। और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू, उनमें से 241 की मौत हो गई। हाँ, और इतना ही नहीं, जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी करीब 38 लोगों की जान गई और 60 के आसपास घायल हुए। मतलब एक बहुत ही भयानक त्रासदी है ये। बिल्कुल भयानक। और देखिए, जांच तो फौरन ही शुरू हो गई थी। एक अच्छी बात ये रही कि जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, जी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जी। वो 28 घंटे के अंदर ही मिल गए। अच्छा, ये तो काफी तेजी से हुआ। हाँ, ये जरूरी था। अब भारत की जो AIIB है, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो अमेरिका, UK और बोइंग के साथ मिलकर इनका एनालिसिस कर रही है। जी। उम्मीद है कि पहली रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ जाए। और शुरुआती जांच में कुछ चौंकाने वाला सामने आ रहा है, कुछ पता चला है? हाँ, देखिए, यहीं पे बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो एक अत्यंत दुर्लभ दोहरे इंजन विफलता की तरफ इशारा कर रहे हैं। डुअल इंजन फेलियर। दोनों इंजन फेल एक साथ। हाँ, और ये बहुत ही असामान्य, खासकर 787 जैसे मॉडर्न जेट्स में। मतलब दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, ये लगभग अनसुना सा है। जी। इससे विमान के डिजाइन पर या शायद रखरखाव पर बड़े सवाल उठते हैं। अगर दोनों इंजन फेल हो गए तो फिर विमान को बिजली कहाँ से मिल रही थी, कंट्रोल कैसे? यहीं पर वो रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसकी बात आती है। ऐसे संकेत मिले हैं कि शायद उसका इस्तेमाल हुआ था। RAT ये क्या होता है? ये एक छोटा सा इमरजेंसी टरबाइन होता है। जब विमान के सारे इंजन और मेन पावर सिस्टम फेल हो जाते हैं तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी सी बिजली बनाता है। अच्छा। ताकि पायलट के पास कम से कम जरूरी कंट्रोल्स काम करते रहें। ये बिल्कुल आखिरी सहारा होता है, समझ लीजिए। इसका इस्तेमाल होना ही अपने आप में एक बड़ी घटना है। बाप रे, ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, इस बीच हमारे रेगुलेटर DGCA, उन्होंने क्या किया है? DGCA ने भी तेजी दिखाई। भारत में जितने ड्रीम लाइनर हैं उनमें से करीब 24 का फौरन निरीक्षण किया गया, 33 में से 24 का। अब रात की बात यह है कि कोई बड़ी सीधी सुरक्षा खामी नहीं मिली है। लेकिन हाँ, रखरखाव के तरीकों में और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल में कुछ मुद्दे जरूर दिखे हैं। अच्छा, प्रक्रिया में कुछ कमी? हाँ, कह सकते हैं। अब DGCA ने क्रू और डिस्पैचर जो फ्लाइट प्लान वगैरह में मदद करते हैं, उनके पूरे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे हैं। और एयरपोर्ट्स पर भी जांच तेज कर दी है कि नियम कायदे माने जा रहे हैं या नहीं। और 30 जून तक बड़े इमरजेंसी अभ्यास करने की भी योजना है। ये सब तो ठीक है, जांच और नियम जरूरी है, लेकिन इस हादसे में एक अविश्वसनीय सी कहानी भी है, वो एकमात्र जीवित बचे यात्री की। हाँ, वो कहानी भी अद्भुत है। विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक, वो एग्जिट रो में बैठे थे। अच्छा, जहां से इमरजेंसी निकास होता है। बिल्कुल। शायद इसी वजह से उन्हें बाहर निकलने में आसानी हुई। और कमाल की बात यह है कि उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। कुछ फुटेज भी आए हैं जिसमें वो मलबे से बिल्कुल शांत तरीके से बाहर निकलते दिख रहे हैं। वाकई? हाँ, विशेषज्ञ तो इसे चमत्कारी कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस हादसे का एयर इंडिया और यात्रियों पर क्या असर पड़ा है, उड़ानें वगैरह? असर तो काफी बड़ा है। एयर इंडिया ने दुनिया भर में अपनी करीब 66 ड्रीम लाइनर उड़ानें या तो रद्द कर दी हैं या रोक दी हैं। 66 काफी ज्यादा है। हाँ, इससे लंदन, पेरिस, वियना, दुबई ऐसे कम से कम 8 बड़े अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर असर पड़ा है। जाहिर है, यात्रियों को तो बहुत परेशानी हुई होगी। और विमानन कर्मचारियों पर, पायलटों पर, क्रू पर, उन पर भी तो असर हुआ होगा इसका। बिल्कुल। और ये बात सामने भी आई। एक खबर ये थी कि हादसे के ठीक अगले दिन एक दूसरे बोइंग 787 के पायलट को उड़ान भरते समय पैनिक अटैक आ गया। ओहो। हाँ, तो ये दिखाता है कि इस तरह के हादसे पायलट और क्रू के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा दबाव डालते हैं। तनाव बहुत बढ़ जाता है। सही बात है।
और रेगुलेटरी लेवल पर भी हलचल है। एक हाई लेवल सुरक्षा समिति बनाई गई है और जैसा मैंने कहा, डीजीसीए ट्रेनिंग और सुरक्षा मानकों की पूरी समीक्षा कर रही है ताकि उन्हें और मजबूत किया जा सके। तो अब आगे क्या होगा? जांच का फोकस किन चीजों पर रहेगा? अब सारा ध्यान रहेगा ब्लैक बॉक्स के डेटा पर, कॉकपिट में हुई बातचीत पर, आसपास के सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयानों पर, और जाहिर है विमान के रखरखाव के सारे लॉग्स, क्रू की ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगाला जाएगा। AIB की जो पहली रिपोर्ट आएगी उसमें इन सब का विश्लेषण होगा। और मुख्य सवाल यही रहेगा कि ये जो संभावित डबल इंजन फेलियर या पावर फेलियर की बात है, ये आखिर हुआ क्यों? हाँ, असली वजह क्या थी? बिल्कुल। और साथ ही पूरे ड्रीमलाइनर बेड़े की समीक्षा होगी। वो इमरजेंसी अभ्यास होंगे 30 जून तक और ट्रेनिंग पर और सख्ती की जाएगी। ये वाकई एक बहुत ही दुखद घटना है। इसने ड्रीम लाइनर के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है और ये भारत में हाल के सालों की शायद सबसे भयानक विमान त्रासदियों में से एक है। हाँ, दुखद तो है ही। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ कि देखिए, जांच तो तकनीकी कारणों पर फोकस करेगी, जैसे वो दोहरा इंजन फेलियर, लेकिन ये घटना हमें आधुनिक विमानन के पूरे सिस्टम के बारे में क्या बताती है? मतलब ये कि एक तरफ तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन दूसरी तरफ मानवीय पहलू भी हैं, जैसे क्रू की ट्रेनिंग, उनका तनाव और फिर नियमों का पालन करवाने वाली संस्थाएं। क्या हमारे सिस्टम ऐसी बेहद दुर्लभ, एक के बाद एक होने वाली जो विफलताएं होती हैं, जिन्हें कैस्केडिंग फेलियर कहते हैं, क्या हम उनके लिए वाकई तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।